जय श्री राम साथियों, मैं कमलेश यादव आपके अपने YouTube चैनल SK स्टडी अब में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, अपन ने है जो मेवाड़ का इतिहास देख लिया था, मेवाड़ के इतिहास को कंप्लीट कर दिया अपन ने। आज की जो क्लास है उसमें अपन देखेंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे क्या, मारवाड़ है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि मारवाड़ के कौन कौन से शासक आए, कहाँ कहाँ तक इनका शासनकाल रहा, इस बारे में अपन आज चर्चा करने वाले हैं। उससे पहले मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं, चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो अपन को मंजिल पाना है, ठीक है साथियों। अब देखना आप, यह है मारवाड़ की बात करें तो मारवाड़ के जो नाम है, उपनाम है, या मतलब इसको किस किस नाम से भी और जाना जाता है, तो इसको एक तो जाना जाता है मरुवाट। किस नाम से? मरुवाट का जो शाब्दिक अर्थ है उसका क्या शाब्दिक अर्थ है? तो मरुवाट का जो शाब्दिक अर्थ है उसका मतलब है मृत क्षेत्र। क्या है? मृत क्षेत्र। और एक था, वो था मरुकांतार। क्या? मरुकांतार प्रदेश। मरुकांतार प्रदेश भी किसे कहते हैं? मारवाड़ को। और रक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। रक्षित क्षेत्र के नाम से भी जाना। आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि मर्त क्षेत्र क्यों कहते हैं? मारवाड़ एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ना पीने को पानी था, खाने को कुछ और था, केवल बंजर भूमि थी और कुछ भी नहीं था। तो वहाँ पे क्या करा लोगों ने? जीना सीख लिया। राजस्थानी अपन है, उन्होंने जीना सीख लिया। जैसे केर का पेड़ था तो केर के पेड़ के केट होता है जो, उसको खाने पर वो कैसा लगता है? बहुत ही कड़वा लगता है, स्वाद नहीं होता उसमें, हम खा नहीं सकते। लेकिन उसको क्या करें, नमक के पानी में डाल के कुछ दिन डाल के फिर उसका अचार बनाने लग गए। तो ऐसे काम में लेने लग गए। और तरबूज वगैरह ऐसे कर करा के अपन वहाँ पे, ये पहले क्या था, मृत क्षेत्र के रूप में था, लेकिन लोग वहाँ पे जीना सीख गए। और मरुकांतार प्रदेश रक्षित क्षेत्र आप सभी जानते होंगे। अब बात करें मारवाड़ की, तो मारवाड़ है किस किस क्षेत्र, भौगोलिक दृष्टि से देखें तो कौन कौन से जिले या कौन कौन से क्षेत्र मारवाड़ में शामिल है। तो आपको ध्यान रखना, मारवाड़ में प्रमुख रूप से है वो, एक तो है क्या, जोधपुर। क्या है? जोधपुर। और बात करें पाली। क्या? पाली। और बात करें नागौर। क्या? नागौर। बीकानेर, बाड़मेर और जालोर। नागौर होएगा। प्रमुख रूप से जोधपुर, पाली, नागौर और जालोर। ये बीकानेर और बाड़मेर भी मारवाड़ के ही भाग माने जाते हैं। अब बात करें जोधपुर, पाली, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर और जालोर, ये क्या हो गए? ये मारवाड़ में शामिल थे। अब बात करते हैं यहाँ पर क्या था, मारवाड़ के अंदर पहले किनका शासक था? गुज्जर प्रतिहारों का शासक था। किनका? गुज्जर प्रतिहारों का शासक था। क्यों उन्हें गुज्जर प्रतिहार कहा गया? क्योंकि वो गुजरात प्रदेश से आए थे और गुजरात प्रदेश के आने के कारण उनका नाम क्या कर दिया? गुज्जर प्रतिहार कर दिया गया था। फिर बाद में क्या होता है कि यहाँ पर बताया जाता है कि राव सिंहा था। राव सिंहा किसका? कानड़ देव, मतलब जो चौहान वंश था, चौहान नहीं, कानड़ देव जो था शासक, जयचंद गढ़वाल, कहाँ का शासक था? कन्नौज का। उसके पड़पोत्र, कौन था पड़पोत्र? राव सिंहा ने क्या कर दी? 7वीं सदी के अंदर मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। किसने की? राव सिंहा ने। फिर बात करें राव सिंहा के बाद में, तो इसका वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है वो माना जाता है राव चूड़ा को। अब राव चूड़ा क्या करता है? वो जो गुज्जर प्रतिहारों का शासक था, तो गुज्जर प्रतिहार शासक इंद्रराज के समय क्या होता है कि जो मंडोर था उस पर आक्रमण कर देते हैं। कौन? उस पर आक्रमण करते हैं जो
तुर्क लोग थे, तुर्कों ने क्या कर दिया, मंडोर पर आक्रमण कर दिया। तो उस समय जो राव चूड़ा था वो क्या करता है, उनकी रक्षा करता, उनके साथ देता है। तो इस कारण वो तुर्कों का दमन कर देते हैं, वहाँ से भगा देते हैं। भगा देने पे क्या होता है, जो इंद्रराज था उसने अपनी बहन किशोरी देवी से क्या कर दिया, इसकी शादी करा दी राव चूड़ा की। और उस सारा जो दहेज के अंदर क्या कर दिया, इसको मंडोर दे दिया और मारवाड़ दे दिया दहेज के अंदर। फिर दहेज में देने के बाद क्या होता है, वो खुद था ना, कौन, इंद्रराज, वो क्या करता है, इसका क्या बन जाता है, सामंत बन जाता है, किसका, राव चूड़ा का। और इसी के काल से ही क्या जो सामंत प्रथा थी उसकी सामंत प्रथा की शुरुआत हुई थी, किसके काल से, राव चूड़ा के शासन काल से। और किस क्षेत्र से हुई, तो मारवाड़ से, आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है साथियों, ये थी सामान्य जानकारी। अब देखते हैं इसके प्रमुख शासकों के बारे में। ठीक है, प्रमुख शासकों के बारे में और क्या क्या हुआ था। और एक चीज, जो राठौड़ वंश है वो किन किन के ऊपर हुआ, किन किन 3 रियासतों में ही था प्रमुख रूप से। तो कौन कौन सी थी, एक तो थी बीकानेर। इसमें किसने की, राव बीका ने की थी, किसने की, राव बीका ने। और बात करें मारवाड़ की, लिख लो आप, मारवाड़ की किसने की, राव सिंहा ने, राव सिंहा। और राव बीका हो ही गया। राव बीका कौन था, ये जो जोधा था, जोधा का 5वां पुत्र था राव बीका, है ना। और फिर है किशनगढ़ की किसने की, किशनगढ़ की किशन सिंह ने, किशन सिंह राठौड़ ने की थी। ये थी प्रमुख राठौड़ों की, जो राठौड़ा का शासन था वो रियासतें ये थी। अब बात करें इनके बारे में, कौन सा विद्वान क्या मत देता है, मतलब राठौड़ों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, कैसे इन्होंने शासन काल किया था, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसको मिटा दूं या आपके समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ये तो रहने दो मरुकांतार। ये प्रमुख विद्वानों के मत, ऐसे लिखो यहाँ पे, विद्वानों के मत, प्रमुख विद्वानों के मत। हेडिंग क्या डालनी है, प्रमुख विद्वानों के मत। मत के बाद में पहले नंबर पे आते हैं कौन, मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी। मुहणोत नैणसी क्या कहते हैं इसके बारे में, तो मुहणोत नैणसी ने क्या कहते हैं कि कन्नौज के शासक जयचंद गढ़वाल के वंशज, किसके वंशज बताते हैं, जयचंद गढ़वाल के वंशज बताते हैं। कौन बताते हैं, मुहणोत नैणसी। और इसमें इसका जो समर्थन करते हैं कौन कौन सी, एक तो मारवाड़ी ख्यात है, मारवाड़ी विगत है, और जो बाकी जो विद्वान थे वो भी इससे सहमत थे कि भाई आपका मत सर्वश्रेष्ठ है, सही है। फिर दूसरे विद्वान है कौन, GH ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा, GH ओझा का क्या मत है, ये क्या कहते हैं कि यह बदायूं के राठौड़ों के वंशज है। कौन कहता है ये बात, कौन कहता है, GH ओझा। और कुछ इतिहासकार क्या कहते हैं, अन्य इतिहासकार या कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये राष्ट्रकूटों के वंशज थे, अन्य इतिहासकार ये भी कहते हैं, लेकिन ये मत तो गलत है। राष्ट्रकूट को क्या, रा से राठौड़ ऐसे देख रहे हैं, लेकिन वो मत इनका गलत है। अब बात आती है सर्वश्रेष्ठ मत कौन सा है, हम कौन से मत को सर्वश्रेष्ठ माने, तो ये मत है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये सर्वश्रेष्ठ मत है। कौन सा मत,
कि ये कन्नौज के जयचंद गढ़वाल के वंशज थे और इनका पौत्र था, इनका पौत्र कौन था, पड़पोत्र या पौत्र राव सिंहा, राव सिंहा के वंशज थे। राव सिंहा ने ही मारवाड़ में क्या की थी, राठौड़ वंश की स्थापना की थी। आपको ये ध्यान रखना। ये हो गई इनके बारे में प्रमुख मत हो गए। ठीक है साथियों, आई बात समझ में। आगे चलें तो अब कौन कौन से शासक आते हैं, उससे पहले थोड़ा सा राठौड़ों के बारे में अपन जान लेते हैं। राठौड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, राठौड़, राठौड़ का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। राठौड़ का शाब्दिक अर्थ होता है जो राह चलते चलते अपनी ठोड़ जमा ले, राह चलते चलते अपनी ठोड़ जमा ले, राह चलते चलते अपनी ठोड़ जमा ले, वही क्या कहलाते हैं, राठौड़। अब बात करते हैं कि जब कन्नौज के ऊपर क्या करते हैं, आक्रमण होने लगते हैं, तो वहाँ का जो शासक जो राव सिंहा था, वहाँ से क्या करता है, वो पुष्कर की ओर अपने साथी सरदारों के साथ क्या करता है, पुष्कर की ओर आते हैं। तो जो मारवाड़ की जनता थी वो क्या करती है, पुष्कर में उनसे जाके रिक्वेस्ट करती है, उनके हाथ पैर करती है, भाई आप राठौड़ों के शासक हो, ये हो, आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे ऊपर ऐसे दमन हो रहे हैं, आक्रमण हो रहे हैं। तो ये राव सिंहा क्या करता है, उनकी जो प्रार्थना थी उसको स्वीकार करके क्या करता है, तुरंत क्या कर लेता है, वहाँ पे शासन पाली के अंदर क्या करता है, ये अपना शासन स्थापित करता है। फिर धीरे धीरे जो मारवाड़ है, पूरे मारवाड़ पे अपना क्या शासन स्थापित कर लेता है। कौन कर लेता है, राव सिंहा। और कैसे करता है कि जो लोग थे मारवाड़ के, वो क्या करते, जब ये पुष्कर की तरफ अपने साथी सरदारों के साथ आए थे, तब वो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, तब ये उनकी बात मानकर क्या करता है, यहाँ जो पाली है, पाली के अंदर क्या करेगा, शासन स्थापित करेगा। और फिर शासन स्थापित करने के बाद धीरे धीरे पूरे मारवाड़ पर अपना शासन स्थापित कर लेगा। और राठौड़ा का शाब्दिक अर्थ आपको पता है, ये राह चलते चलते अपनी ठोड़ जमा ली, वो क्या कहलाते हैं, राठौड़ कहलाते हैं। ये राह ही तो चल रहा था और फिर क्या कर ली इसने, अपनी शासन स्थापित कर लिया, यही इनका शाब्दिक अर्थ होता है। अब चलते हैं अपन राव सिंहा के बारे में, प्रमुख शासकों के बारे में। तो है कौन सा, राव सिंहा। कौन सा शासक आता है, राव सिंहा। राव सिंहा की बात करें तो ये क्या करता है, मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की। क्या की इसने, राठौड़ वंश की स्थापना किसने की, राव सिंहा ने ही राठौड़ वंश की स्थापना की। और इसका शासनकाल की बात करें कब था, 7वीं सदी, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 7वीं सदी में इसने शासन किया था। अब है इसने, ये किसकी संतान थी, मतलब जयचंद गढ़वाल। और ये कहाँ का शासक था, जयचंद गढ़वाल कन्नौज का था। और ये वही संयोगिता का पिता है, मैं तुझको भगा लाया तेरे बाप के डर से, जालिम है, सितमगर है, प्यार का दुश्मन है, वो बनने नहीं देगा तुझको मेरी दुल्हन, मैं ले जाऊंगा कहीं दूर शहर से, तेरे बाप के डर से। जो पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में मैंने पहले चौहान शासन चल रहा था उस समय बताया था। और ये जयचंद गढ़वाल वही है संयोगिता का पिता, और कोई दूसरा नहीं है। जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे, कौन थे, जयचंद गढ़वाल के पौत्र थे कौन, ये राव सिंहा, और ये उसके पौत्र थे। आगे बात करें तो इसे क्या, आदि पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, आदि पुरुष कहते हैं। किसको कहते हैं आदि पुरुष, राव सिंहा को क्या कहते हैं, आदि पुरुष भी कहते हैं। ये हो गया राव सिंहा के बारे में। स्थापना कब की राठौड़ वंश की, तो 7वीं सदी में की। और इसके किसके संतान थी, ये जयचंद गढ़वाल के जो पड़पोत्र थे, जयचंद गढ़वाल के
संतान थी, आपको ये याद रखना है। और इसको क्या कहते हैं, आदि पुरुष यही था। और स्थापना किसने की, तो राव सिंह ने की थी, इतना ध्यान रखना है। आगे चलो, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आता है कौन, रावचूड़ा। कौन आएगा, रावचूड़ा। और यही क्या था, वास्तविक संस्थापक था रावचूड़ा। यही क्या था, मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक था। रावचूड़ा की बात करें, रावचूड़ा की बात करें तो ये क्या था, राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। राठौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक। कौन है वास्तविक संस्थापक राठौड़ वंश का, तो रावचूड़ा है। क्या है, रावचूड़ा। मैंने आपको बता दिया इसने किस तरह शासन स्थापित किया था। जो इंदिरा राज था उसके समय जब मंडोर पर तुर्क आक्रमण कर रहे तो जो चूड़ा था, चूड़ा ने क्या की, सहायता की, किसकी, इंदिरा राज की। और उसने अपनी पुत्री किशोरी देवी से क्या किया, इसका विवाह किया। और दहेज में क्या दे दिया, मंडोर दे दिया। और जो धीरे फिर मंडोर देके पूरा मारवाड़ का जो शासन था इसको संभला दिया। और खुद क्या बन गया, इसका सामंत बन गया था। और यहीं से सामंत प्रथा स्थापित होती है, यह आपको ध्यान रखना है। तो अब लिखो, इंदिरा राज, इंदिरा प्रतिहार के समय, इंदिरा प्रतिहार के समय मंडोर पर तुर्कों का आक्रमण हो रहा था। किसका हो रहा था, तुर्कों का आक्रमण हुआ। तब चूड़ा ने क्या की, चूड़ा ने इंदिरा प्रतिहार की सहायता की, प्रतिहार की सहायता की वह तुर्कों को भगाया। इस कारण इंदिरा प्रतिहार ने अपनी पुत्री किशोरी का विवाह चूड़ा से किया। वह मंडोर दहेज में दिया। मारवाड़ का शासन इसको दे दिया, मंडोर को दहेज में दिया। वह स्वयं क्या करता है, स्वयं इसका सामंत बन जाता है। कौन बन जाता है, इंदिरा मीणा इसका क्या बन जाता है, सामंत। और यहीं से सामंत प्रथा, ये लिख लिया हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना। अब दिखेगा नहीं तो मैं ऊपर लिखूंगा आगे, ठीक है, हटा दूं। अब लिखो, चूड़ा के समय ही, इसी के समय सामंत प्रथा की शुरुआत किसके समय हुई, रावचूड़ा के समय। आपको क्या ध्यान रखना, रावचूड़ा के समय हुई थी सामंत प्रथा की मारवाड़ के अंदर शुरुआत। आगे बात करें, चूड़ा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र रणमल को शासक न बनाकर अपने छोटे पुत्र कान्हा को शासक
बनाया। इस कारण क्या होता है, रणमल नाराज हो जाता है। इनका पुत्र कौन था, रणमल। फिर रणमल क्या करता है, रणमल अपनी बहन हंसाबाई के साथ, हंसाबाई का विवाह है मेवाड़ के लाखा के साथ करके स्वयं मेवाड़ चला गया। कहाँ चला गया था, मेवाड़ चला गया। कुछ समय बाद क्या होता है, लाखा की ये जो कान्हा था इसकी मृत्यु हो जाती है। इसके 2 पुत्र हैं, वो भी क्या, उनके मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। किसका, जो युद्ध होता है दोनों के मध्य, उत्तराधिकारी युद्ध। उसमें फिर ये क्या करता है, जो रणमल है ये आता है और उन दोनों की जब हत्या हो जाती है तो स्वयं क्या करता है, ये यहाँ का शासक बन जाता है। कौन, ये रणमल शासक बन जाता है। और ये कुछ समय के बाद वापस क्या करता है, मेवाड़ चला जाता है यहाँ का शासक बन के। फिर जब वहाँ पे क्या करता है, फिर रणमल की क्या करेगा, रणमल की जो कुंभा अपनी इसकी जो पासवान थी भारमली, उसके हाथों इसको जहर दिलवाकर इसकी मृत्यु हो जाती है। रणमल की, किसकी, रणमल की मृत्यु हो जाएगी। तब क्या करेगा, फिर इसका जो पुत्र था कि रणमल का, उसका नाम था क्या, जोधा। क्या नाम था उसका, जोधा। फिर जोधा वहाँ का क्या, मारवाड़ का शासक बनेगा, जोधपुर का। और इसने जोधपुर में राठौड़ वंश की स्थापना करता है, ये आपको भी बताता हूँ। और राठौड़ जो जोधपुर की स्थापना 1459 में ये करता है। तो ठीक है, मैं अब आगे चलता हूँ। ये इतना ही था कि इसकी हत्या हो जाती है। इसकी भी कौन करेगा, कुंभा करवाएगा इसकी पासवान से। और उसका नाम क्या था, इसकी भारमली। क्या था, भारमली। उसने इसको जहर देकर मार दिया था। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। ये रावचूड़ा के बारे में इतना ही था। अब आएगा कौन, जोधा। कौन आएगा, जोधा। अब लिखो आप जोधा के बारे में। कौन आएगा अब, जोधा। और ये रणमल जब रणमल को मारा गया तो वहाँ के सरदार थे जो रणमल के साथ मारवाड़ के। और तब वो क्या आवाज़ करते हैं कि भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए, कि भाग सके तो भाग जोधा थारो रणमल मारियो जाए। तो ये जोधा क्या करता है, यहाँ से मारवाड़ से भाग जाता है और जोधपुर में चला जाता है। और इस पर वो जो इसके चुंडा था, चुंडा सिसोदिया, किसका, लाखा का भाई चुंडा सिसोदिया। वो क्या, लाखा का पुत्र था राव, कौन, मोकल का भाई था और लाखा का पुत्र था राव चुंडा। वो और उसके जो साथी सरदार थे मेवाड़ के, वो क्या करते हैं, इसके पीछे पीछे भागते हैं। और वो मारवाड़ को छोड़कर जोधपुर चला जाता है। और जो मारवाड़ है उस पर अधिकार कौन कर लेते हैं, मेवाड़ वाले कर लेते हैं। फिर बाद में वापस इनके एक संधि होती है जोधा के समय, फिर वापस इसका शासन हो जाता है। तो राव जोधा के बारे में अब आप देखते हैं। अपने पिता रणमल की मृत्यु के बाद, अपने पिता रणमल की मृत्यु के बाद शासक बना। कौन बनता है, जोधा बनता है। और 1459 में जोधपुर की स्थापना की। किसने की, राव जोधा ने 1459 में। कब, 1459 में जोधा की वो जोधपुर की स्थापना की। और आवल बावल आवल भावल की संधि भी की थी। किसने, राव जोधा ने। किसके, कुंभा के साथ की थी ये संधि। ठीक है, आगे बात करें। मंडोर के स्थान पर, मंडोर पर अधिकार किनका होता है, मेवाड़ वालों को। तो ये क्या करता है, मंडोर के स्थान पर, मंडोर के
स्थान पर जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी बनाई। जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी बनाई। किसने बना ली? पूछे कि जोधपुर को मारवाड़ की राजधानी किसने बनाई, तो किसने बनाई? राव जोधा ने बनाई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चले तो आगे है जोधपुर में चिड़िया टुक पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी किसने करवाया था? राव जोधा ने ही करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने ही करवाया था। अब आगे देखते हैं अपन जो ये मेहरानगढ़ दुर्ग है इसके बारे में थोड़ा देख लेंगे, बाकी विस्तार से जब अपन दुर्ग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ठीक है, आप लिखो मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में अपन देखते हैं। इसके उपनाम क्या क्या है? एक तो है कागमुखी। क्वेश्चन आ जाए कागमुखी के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? मेहरानगढ़ दुर्ग को। और क्या था? मयूरध्वजगढ़। क्यों कहते हैं कि इसकी आकृति मयूर के समान है इसलिए। और सूर्यगढ़ी भी कहते हैं इसी दुर्ग को। ये तो क्या हो गए? उपनाम हो गए। इस दुर्ग को जब कहते हैं कि जब इस दुर्ग का निर्माण हो रहा था उस समय बार बार इसमें बाधाएं रुकावटें आ रही है और रुकावटें आ रही थी। और इसकी जो नींव रखी थी वो करणी माता रिद्धिबाई ने रखी थी, जो अपनी करणी माता चूहों की देवी के नाम से जानी जाती है, उसने इसकी नींव रखी थी। तो बाधाएं आ रही थी, तो उस समय क्या करते हैं, इसमें 2 लोगों को जिंदा चुनवाया गया था इसके अंदर कि इसमें बाधाओं का निवारण हो सके। वो 2 लोग कौन कौन से थे? एक तो सिक्कर के थे और एक का क्या नाम था? एक तो सिक्कर के थे कौन? राजाराम खंडेला। और एक थे मेहर सिंह और राजाराम खंडेला, दोनों को क्या करते हैं इसमें जिंदा चुनवा दिया जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नींव रखी, पहले लिखो नींव रखी करणी माता या रिद्धि देवी ने इसकी क्या लिखी? नींव रखी। आगे बात करें दुर्ग निर्माण में बाधा आने के कारण मेहर सिंह और एक कौन था? राजाराम खंडेला, जो कि सिक्कर के थे। राजाराम खंडेला स्वेच्छा से जिंदा चुनवाया गया। तो किनको चुनवाया गया था? मेहर सिंह और राजाराम खंडेला को चुनवाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। किसने? और इस दुर्ग में क्या है? इस दुर्ग में 3 तोपें रखी हुई है। 3 तोपें रखी हुई है। कौन कौन सी तोपें हैं? वो है 4 रखी हुई है। किलकिला, एक तो है किलकिला। क्या है? किलकिला। एक है शंभू बाण। क्या है? शंभू बाण। कौन सी है? शंभू बाण। और एक है गजनी। क्या है? गजनी। और एक है कड़क बिजली। क्या है? कड़क बिजली। और ये जो शंभू बाण है ये गुजरात से विजय प्राप्त होने पर लेकर आए थे। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। ये हो गई इसके बारे में। और रूडयार्ड किपलिंग उनके कथन है कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों द्वारा करवाया गया था। लेकिन ये अपन जब दुर्ग पढ़ेंगे तब देख लेंगे, अभी कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। सामान्य सी जानकारी आपको ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का किसने कहा था? रूडयार्ड किपलिंग ने। आप या तो लिख ही लो। इस दुर्ग रूडयार्ड किपलिंग ने कथन कहा था। कथन क्या था? कि इस दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों द्वारा किया गया था। कौन से दुर्ग का निर्माण देवताओं व परियों द्वारा किया गया? तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का
किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करें इसी के राव जोधा के जो पुत्र थे, 5वें पुत्र, राव जोधा के 5वें पुत्र बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की, राठौड़ वंश की स्थापना की, ये भी आपको लिख लेना है। किसने की थी? राठौड़ वंश की स्थापना की किसने की? पुत्र बीकानेर, आपको ये लिखना है, ठीक है। इसके बारे में, राव जोधा के बारे में इतना ही। अब कौन आएगा? सातल देव आएगा। कौन आएगा यहाँ पे शासक बनकर? सातल देव। कौन आएगा? अब सातल देव आएंगे। तो सातल देव के बारे में अपन देखते हैं। कौन शासक बनेगा? अब सातल देव शासक बनेगा मारवाड़ का। तो अब लिखो आप सातल देव। सातल देव के बारे में बात करें, एक इसके समय क्या होता है, एक तो जो गुड़ला उत्सव है इसी के शासनकाल में मनाया जाता है। कि कहते हैं कि जब अजमेर का जो सुल्तान था वो क्या करता है, उसके साथी जो कौन था, गुड़ला नाम से भंवर सिंह कुछ ऐसे नाम था, वो क्या करता है, अजमेर जो इनकी स्त्रियों का 117 के आसपास 140 स्त्रियों का क्या कर लेता है, अपहरण कर लेता है। इस कारण सातल देव उसको हराकर, युद्ध करके हराकर उनको मुक्त कराता है और उसकी गर्दन काटकर पूरे जोधपुर में घुमाता है। और उसी के समय से गुड़ला उत्सव का आयोजन होने लगा। प्रमुख रूप से यही था इसके शासनकाल में। तो लिखिए सातल देव के समय, इसके समय अजमेर के सूबेदार और उस सूबेदार का क्या नाम था? सूबेदार मल्लू खां। क्या नाम था? मल्लू खां। वह उनके सेनापति गुड़ेला खां। क्या नाम था उसका? गुड़ेला खां था उसका नाम। गुड़ेला खां ने मारवाड़ की 140 कन्याओं का, महिलाएं नहीं थी, क्या थी? कन्याओं का अपहरण किया। अपहरण कर लेगा। अब क्या होगा? अपहरण किया तो एक युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध था? कोसाना का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? कोसाना का युद्ध। कोसाना युद्ध होता है और ये कब होता है? 1492 में। ये भी आपको ध्यान रखना है। कोसाना का युद्ध कब हुआ था? 1492 में। किस किस के मध्य हुआ? तो एक तो हुआ सातल देव व गुड़ेला खां के मध्य हुआ था, या मल्लू खां भी था साथ में, मल्लू खां भी लिख लेना। अब इन दोनों के मध्य होता है और विजय किसकी हो जाती है? सातल देव की क्या होती है? विजय हो जाती है। और सेनापति गुड़ेला खां, ये जो सेनापति था, गुड़ेला खां तो मारा जाता है और ये मल्लू खां क्या करता है? भाग जाता है। गुड़ेला खां मारा गया। क्या मारा गया इस युद्ध में? कौन? गुड़ेला खां। ये मारा गया तो क्या होता है, इसी खुशी में, इसको मैं हटा देता हूं, गुड़ेला खां मारा गया, आपको यहां तक लिखना है। इसके बाद में लिखो गुड़ेला खां मारा गया वह इसकी गर्दन काट कर पूरे जोधपुर में घुमाया गया। वह गुड़ला उत्सव बनाया गया। क्या बनाया गया? गुड़ला उत्सव बनाया गया। और आज भी ये जो गुड़ला उत्सव है, गुड़ला उत्सव कब बनाया जाता है? गुड़ला उत्सव कब बनाया जाता है? गुड़ला उत्सव ये बनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक।
चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये गुड़ला उत्सव बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? मारवाड़ जोधपुर में ये उत्सव बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? कि ये जो गुड़ला खाता है इसकी गर्दन को काट के पूरे जोधपुर में, और वही प्रथा आज भी प्रचलित है। हर वर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक ये बनाया जाता है गुड़ला उत्सव। अब इसके बाद में जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? राव गंगा या गंगा। अब ये शासक बन जाता है कौन? राव गंगा। तो लिखो आप अब इनके बारे में। कौन शासक बनता है? राव गंगा। राव गंगा की बात करें, सांगा के खानवा के युद्ध में जब ये सांगा था, सांगा ने क्या खानवा का युद्ध लड़ा था बाबर के विरुद्ध, तब क्या करता है राव गंगा अपने पुत्र मालदेव को क्या करता है? युद्ध करने के लिए सांगा का साथ देने के लिए भेजता है। सांगा के खानवा युद्ध में उसकी सहायता हेतु अपने पुत्र मालदेव को भेजा। किसको भेजा? मालदेव को भेजा था, इसने ही भेजा था। और फिर कुछ समय बाद क्या होता है? इसकी हत्या कर देगा इसका पुत्र। राव गंगा के बारे में इतना ही है। इसके बाद में कौन बन जाएगा? इसका पुत्र मालदेव शासक बन जाएगा। तो अब लिखो मालदेव के बारे में। मालदेव कौन था? ये मालदेव। इसकी उपाधियां क्या क्या थी? एक तो थी हिंदू सुल्तान। क्या उपाधि थी इसकी? हिंदू सुल्तान उपाधियां है इसकी, या उपनाम भी कह सकते हैं। उपाधि क्या क्या उपाधियां थी? हिंदू सुल्तान, और एक थी हिंदू सुल्तान नहीं, हिंदू बादशाह है। ये तो किसकी थी? कुंभा की थी, हिंदू बादशाह है। और एक क्या थी? हसमत वाला राजा। ये थी इसकी उपाधि। किसकी? मालदेव की। अब बात करें इसने क्या की? अपने पिता गंगा की हत्या की वह शासक बना। तो ये क्या कहलाता है? मारवाड़ का पितृहंता। क्या कहलाता है? मारवाड़ का पितृहंता कौन कहलाता है? कई बार पूछा गया मारवाड़ का पितृहंता मालदेव। जिस प्रकार अजमेर के चौहानों का कौन था? जगदेव था। कौन था? जगदेव। और इसी प्रकार से बात करें तो जब कुंभा का जो उदा मेवाड़ का पितृहंता कौन था? उदा था। इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन पितृहंता है। तो यहाँ का कौन था? मालदेव था मारवाड़ का। अब आगे इसके शासनकाल इसका शासनकाल था 1531 से 1568। क्या था? 1531 से 1562। 1562 तक इसका शासनकाल रहता है। राज्याभिषेक कहाँ होता है इसका? राज्याभिषेक सोजत पाली में हुआ। सोजत पाली में होता है इसका राज्य अभिषेक। और रानी क्या थी इसकी? एक रानी के बारे में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी रानी का नाम था उमादे। क्या नाम था? उमादे, जिसे इतिहास में क्या रूठी रानी के नाम से जाना जाता है। रूठी रानी। ये रूठ कर आजीवन कहाँ रहती है? अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में। तारागढ़ दुर्ग में आजीवन रहती है, बिना उसके पास गए आजीवन अकेली रहती है। और ये जैसलमेर के जो लूणकरण था, जैसलमेर के शासक लूणकरण की पुत्री थी। लूणकरण की पुत्री थी कौन? उमादे। इसके बारे में ये था मालदेव के बारे में। आगे बात करें इसके बारे में, रूठ कर आजीवन रहेगी थी। इसके दो सेनापति थे, बहुत ही शानदार सेनापति थे, यानी मतलब खुद के जो थे
शासक के लिए अपनी जान भी दे दिए थे। ऐसे सैनिक थे इसके पास। तो इसके सेनापति के नाम क्या थे? जेता और कूपा। क्या था? जेता व कूपा। क्या नाम था? जेता व कूपा था इनके दो सेनापति। और इतने बहादुर थे कि जब शेरशाह सूरी से युद्ध हो रहा था तो इनके क्या जेब के अंदर क्या डाल देते हैं? वो पैसे वगैरह धन दौलत डाल देते हैं। इस कारण ये मालदेव क्या सोचता है कि ये बिक गए हैं। इस बात का जब उनको पता चलता है, उन्हीं के लोग जाके कहते हैं कि तेरे को उन्होंने खरीद लिया, जबकि ये खरीद नहीं, ये सो रहे थे तो इनके डाल दिए थे। तो इनको पता नहीं था धन का, भाई अपने पास धन रख दिए मुगल सेना। तब क्या करता है ये, फिर जेता और कूपा फिर भी ये क्या करते हैं, ये तो युद्ध लड़ते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन उसको है शेरशाह सूरी को मतलब बहुत ही परेशान किया, बहुत ही खतरनाक तरीके से। एक बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि भाई शेरशाह सूरी की सेना हार चुकी है और मालदेव जीत गया है, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी थी, इनकी मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी ये लड़ रहे थे और अपने शासक के लिए मतलब मालदेव के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन मालदेव का विश्वास इनसे उठ गया था। लेकिन ये बिके नहीं थे, वो एक चाल थी शेरशाह सूरी की। तो अब लिखिए प्रमुख युद्ध कौन कौन से होते हैं। प्रमुख युद्धों की बात करें, प्रमुख युद्धों की बात करें तो एक तो होता है कौन सा? पाहेबा साहेबा का युद्ध। कौन सा? पाहेबा साहेबा का युद्ध होता है। कब होता है पाहेबा साहेबा का युद्ध? 1541 में। कब हुआ? 1541-42 में यह युद्ध होता है, पाहेबा साहेबा का युद्ध 1541-42 में। किसके मध्य होता है? मालदेव और जेतसी के मध्य होता है। किसके? जेतसी के मध्य। और जेतसी कहाँ का शासक था? बीकानेर का शासक था। जेतसी कहाँ का था? बीकानेर का शासक था। और इसने मालदेव ने वहाँ पे विजय करके क्या कर ली? बीकानेर पर अधिकार कर लिया। किसने? मालदेव ने। इसको जेतसी को हराकर किसने? और फिर ये जेतसी क्या करेगा? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाएगा। फिर होता है नागौर में। नागौर में कौन सा युद्ध होगा? मेड़ता का युद्ध। इस युद्ध में भी क्या मालदेव की विजय होती है। और यहाँ का शासक कौन था? वीरमदेव था। मेड़ता का ये होता है मालदेव और वीरमदेव के मध्य। वीरमदेव के मध्य होता है। वीरमदेव इसमें हार जाता है। कौन हार जाता है? वीरमदेव। और ये वीरमदेव भी क्या करता है? शेरशाह सूरी की शरण में चला जाता है। फिर शेरशाह सूरी आक्रमण करेगा मारवाड़ पर। और वो कौन सा? गिरी सुमेल का युद्ध था। कौन सा युद्ध था? गिरी सुमेल का। अब उस युद्ध के बारे में देखते हैं अपन। तो लिखो गिरी सुमेल का या जेतारण पाली का युद्ध। गिरी सुमेल का भी कहते हैं और एक इसको क्या कहते हैं? जेतारण पाली का युद्ध। जेतारण पाली का युद्ध भी कहते हैं। किन किन के मध्य हुआ? शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य होता है ये युद्ध। किसके मध्य होता है? मालदेव के मध्य होता है। अब मैं बता रहा था आपको जेता और कूपा के बारे में। तो जेता व कूपा युद्ध करते हुए भयंकर युद्ध करते हुए हुए थे। वो भी भयंकर युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। जेता और कूपा क्या करते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और इस युद्ध में शेरशाह सूरी का कल्याणमल व वीरमदेव ने सहयोग किया। किसने? वीरमदेव और कल्याणमल ने इसका सहयोग किया था। और शेरशाह सूरी को बहुत कठिनाइयों से विजय मिली। शेरशाह सूरी को
अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए विजय प्राप्त की। और एक कथन कहा था इसने, कथन क्या था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, मतलब छोटे से मारवाड़ के लिए मैं आज पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता है। कथन किसका था? ये था शेरशाह सूरी का। आपको ये ध्यान रखना है, इसको हटा रहा हूं मैं अब। फिर इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में शेरशाह सूरी क्या करता है? इस युद्ध का वर्णन किस में मिलता है कि ये जो जैतारण पाली का युद्ध हुआ था इसके बारे में, और ये कब हुआ था? 1500 बताना भूल गए मैं। ये युद्ध हुआ था 5 जून 1544 को। 5 जनवरी 1944 को ये युद्ध हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1544 में ये युद्ध हुआ था। अब युद्ध का वर्णन कहाँ से मिलता है? युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है? तारीख ए शेर शाही में मिलता है। और किसकी लिखी हुई है ये लिखी हुई है अब्बास खां शेरवानी की। अब्बास खां शेरवानी द्वारा लिखी हुई रचना है ये। जब मालदेव, इसका शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया किस पर? मारवाड़ पर। शेरशाह सूरी का अधिकार होने पर, मारवाड़ पर अधिकार होने पर मालदेव कहाँ? सिवाना को अपनी, सिवाना कहाँ पड़ता है? जालोर में, बाड़मेर। सिवाना बाड़मेर, कहाँ पर? बाड़मेर को शरण स्थली बनाता है। और ये जो सिवाना है, ये क्या है? सिवाना क्या है? ये मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रही है। मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली क्या है? शरण स्थली रही है। और बात करें तो इसको क्या, और ये मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी यही रही है। मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी भी कौन सी है? यही है, मारवाड़ की संकटकालीन राजधानी। जब मालदेव, वो जो रूटी रानी थी, तो ये क्या करती है? जब इसकी मृत्यु हो जाती है मालदेव की, तब इनकी पगड़ी के साथ सती होती है, लेकिन उससे बात नहीं की थी इसने। क्या? तो लिखिए, मालदेव की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी कौन सी? उमादे इनकी पगड़ी के साथ, उनके साथ सती नहीं हुई, लेकिन इनकी पगड़ी के साथ सती हुई थी। सती हुई, किसके साथ सती हुई? पगड़ी के साथ सती हुई थी। अब इनके विद्वानों के बारे में बात करें अपन, इनके दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? तो मालदेव के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे? दरबारी विद्वानों की बात करें तो एक तो कौन था? ईश्वरीदास बारहट। कौन था? ईश्वरीदास बारहट। और ये क्या? उमादे को मनाने के लिए क्या? मालदेव ने इसे
उमादे को मनाने के लिए भेजा था, लेकिन ये मना नहीं पाया उसको। किसको? उमादे को मना नहीं पाया था। कौन? ये ईश्वरीदास बाहरेट। और एक था आशा बाहरेट। कौन था? आशा बाहरेट। आशा बाहरेट भी इन्हीं का सेनापति था। तो आपको ध्यान रखना है, बाहरेट किसके? मालदेव के विद्वान थे। तो ये हो गया मालदेव के बारे में। ये हो गया किसके बारे में? मालदेव के बारे में। तो साथियों आज अपन को क्या इतना ही देखेंगे मालदेव तक। अगली क्लास होगी उसमें कौन आ जाएंगे? राव चंद्रसेन, मारवाड़ के भूला बिसरा राजा, प्रताप के अग्रगामी। इनके बारे में अपन कब देखेंगे? कल देखेंगे। जो अगली क्लास होगी उसमें देखेंगे। आज के लिए मेवाड़ जो मारवाड़ का इतिहास है उसमें यहीं तक अपन देख रहे हैं। आशा करता हूँ आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगेगी। पूरा वीडियो देखना है, नहीं देखे हो पिछला वीडियो तो मेवाड़ के इतिहास की संपूर्ण एक 2 3 4 पूरी 12 क्लासें हुई है, वो भी आप देख सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।